गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान विज्ञान 6 राजनीतिक संस्कृति। राजनीतिक संस्कृति हमने पिछले चैप्टर में राजनीतिक सामग्री को पढ़ा था। अब हम राजनीतिक संस्कृति का राजनीतिक संस्कृति किसे कहते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि राजनीतिक संस्कृति किसे कहते हैं। हमारा यह है कि राजनीतिक संस्कृति किसे कहते हैं। ये है हमारा टॉपिक। तो देखो, राजनीतिक व्यवस्था की प्रति, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों की व्यवस्था के प्रति लोगों की मनोवृत्तियां प्रतिक्रिया अपेक्षा कि वह अभिव्यक्ति जो अभिव्यक्ति है जो समाज को गतिशील प्रदान करती है, गतिशीलता प्रदान करती है, राजनीतिक संस्कृति कहलाती है। हमने समझा राजनीतिक व्यवस्था का मतलब है लोकतंत्र। अब लोकतंत्र में जो होती है राजनीतिक व्यवस्था, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, ये साथ ही राजनीतिक दल, दबाव समूह, ये सब राजनीतिक व्यवस्था के हिस्से हैं। कौन कौन से? कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, राजनीतिक दल, दबाव समूह, विभिन्न राजनीतिक संगठन, ये सब क्या है? राजनीतिक व्यवस्था। इनके प्रति हम लोगों की मनोवृत्तियां, हम इनके बारे में क्या सोचते हैं और उनसे कैसे कार्य कराना है, उसके बाद हम इनके जो कार्य उनके प्रति हम क्या प्रतिक्रिया देते हैं, अच्छी या बुरी, ठीक है, उपेक्षा, इनसे हम क्या उम्मीदें आशाएं लगाते हैं, वो हमें पूरी करते हैं नहीं। इन सबके अभिव्यक्ति, इन सबको हम प्रकट करते हैं। इनके प्रति हमारी मनोवृत्तियां, प्रतिक्रियाएं, उपेक्षाएं जो हम प्रकट करते हैं, वो प्रकट कर जो समाज को गतिशीलता देता है, राजनीतिक संस्कृति कहलाती है। मानो अभी कोई भी व्यक्ति है, लोकतंत्र है या राजनीतिक दल है, अभी समाज के लोग राजनीतिक दलों के प्रति किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, ना अच्छी ना बुरी। जब समाज के सारे लोग शिथिल या उदासीन हो जाएंगे, उस स्थिति में समाज को गतिशीलता नहीं मिलेगी ना। गतिशीलता तब मिलेगी जब लोग सक्रिय होकर राजनीतिक दलों के प्रति या राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अपनी आशाएं, अपनी उम्मीदें और अपनी जो प्रतिक्रिया है, अगर राजनीतिक दल गलत करते हैं तो हम गलत को गलत कहें, सही करते हैं तो सही को सही कहें। ये जब चीज़ हम यहाँ पे करते हैं तो एक समाज को गति मिलती है, उसे ही हम राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। क्लियर? राजनीतिक संस्कृति का आपको समझ आया होगा। अब अगला हम जो इसका टॉपिक है वो है कि राजनीतिक संस्कृति को कौन कौन से नामों से जानते हैं। हम आपको हालांकि मैंने आपको जो पीडीएफ डाले उसमें और इसके दो अलग अलग हैं और कई जो विचारक हैं उनके अनुसार इसकी परिभाषा भी दी गई है। तो परिभाषा आप उसमें पढ़ लें और जो समझ नहीं आए वो आप उससे समझ सकते हो। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको यही क्लियर कर देता हूँ, लेकिन इतना वो नहीं होता। अब इधर राजनीतिक संस्कृति को क्या क्या नाम से जानते हैं?
राजनीतिक संस्कृति के नाम। किस किस विचारकों ने क्या क्या नाम दिया? अब देखो इसमें आमंड ने कार्यों के प्रति अभिमुखीकरण का नाम दिया है। कार्यों के प्रति अभिमुखीकरण का नाम दिया है। डेविलिस्टन ने इसे पर्यावरण का नाम दिया है और स्प्रो ने इसे राजनीतिक शैली का नाम दिया है। राजनीतिक शैली, ये तीनों एक ही चीज के नाम है। राजनीतिक संस्कृति का अलग नाम है, कार्यों के प्रति अभिमुखीकरण, पर्यावरण और राजनीतिक जो अलग अलग विचारों ने दिए हैं, ये तीनों। अब बात करेंगे इसकी पहले तो कार्यों के प्रति अभिमुखीकरण का यहाँ पे मतलब होता है किसी भी व्यवस्था के प्रति तार्किक दृष्टिकोण या उसका संकुचित तार्किक अर्थ निकालना अभिमुखीकरण कहलाता है। किसी भी व्यवस्था के प्रति उसका तार्किक संकुचित अर्थ निकालना या अर्थ करना अभिमुखीकरण कहलाता है। तो कार्य के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण है, उनमें क्या तार्किक मतलब क्या विचार करते हैं, उन विचारों को कैसे हम सुलझाते हैं, वो नाम दिया है। डेविलिस्टन ने पर्यावरण के हमारे चारों जो पर्यावरण है राजनीतिक व्यवस्था का, उसको हम राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। स्प्रो ने राजनीतिक शैली की राजनीतिक व्यवस्था को कैसे चलाया जाए उसे हम राजनीतिक संस्कृति या राजनीतिक शैली के नाम से जानते हैं। ये इसके भिन्न भिन्न नाम है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व कि राजनीतिक संस्कृति को कौन से ऐसे तत्व जो उसके निर्धारण करते हैं। राजनीतिक संस्कृति के निर्धारण तत्व, यह निर्धारण का मतलब है कि वो तत्व जिनसे राजनीतिक संस्कृति का विकास होता है, राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। निर्धारक का मतलब ऐसे तत्व जिनसे राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है या उनका विकास होता है, वो निर्धारक कहलाते हैं। अब जैसे इसमें देखो इतिहास, दूसरा धार्मिक विश्वास, तीसरा भौगोलिक परिस्थिति, चौथा सामाजिक आर्थिक परिवेश, पांचवा विचारधारा, और छठा अन्य तत्व। मतलब ये वो तत्व है जिनसे राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है, ये राजनीतिक संस्कृति बनती है और उनका विकास होता है। जैसे इतिहास, अब जैसे किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में जैसे वहाँ का पहले का इतिहास रहा है वैसे ही वहाँ की राजनीतिक संस्कृति पनपती है। उदाहरण के रूप में भारत की जो राजनीतिक संस्कृति है, यह भारतीय राजनीतिक इतिहास है, वो सांस्कृतिक और भाईचारे का है। तो यहाँ जो राजनीतिक संस्कृति पनपी है वो क्या है? शांतिपूर्ण तरीके। हम आराम से शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता आराम से परिवर्तित हो जाती है और जनता सत्ता से सवाल भी करती है और सरकार जनता के सवालों को समुचित शांतिपूर्ण तरीके से आंसर भी देती है। तो राजनीतिक संस्कृति जैसे जिस देश का इतिहास होता है उस देश की राजनीतिक संस्कृति वैसी ही होती है। अगर किसी देश का इतिहास क्रांतिपूर्ण तरीके से रहा है, निरंकुशवादी रहा है, तो वहाँ जो राजनीतिक संस्कृति उत्पन्न होती है, यह राजनीतिक संस्कृति जो बनती है या पनपती है, वो भी क्रांतिकारी या हिंसात्मक राजनीतिक संस्कृति का जन्म होता है। ठीक है। धार्मिक विश्वास,
जैसे जैसे जिस देशों में धार्मिक विश्वास अधिक होगा, वहाँ की जो राजनीतिक संस्कृति पनपेगी या राजनीतिक संस्कृति बनेगी, वो धार्मिक विश्वासों से ही लेकर बनेगी। तो धार्मिक विश्वास राजनीतिक संस्कृति का निर्धारण करते हैं। अगर जिस देश में धार्मिक व्यक्ति अधिक है, तो वहाँ जो राजनीतिक संस्कृति होगी वो धार्मिक प्रवृत्ति वाली होगी। लेकिन जहाँ धर्म को मान्यता नहीं दी जाती है, तो वहाँ राजनीतिक संस्कृति अधार्मिक वाली उत्पन्न होगी। ठीक है। भौगोलिक परिस्थिति, काफी हद तक भौगोलिक क्षेत्र भी राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करते हैं। जैसे देश के उपलब्ध संसाधन, जलवायु, क्षेत्र, अगर किसी क्षेत्र की जलवायु गर्म है तो वहाँ राजनीतिक संस्कृति गर्म ही उत्पन्न होगी। मतलब गर्म का मतलब यहाँ है कि उग्र, गर्म जो जलवायु के क्षेत्र होते हैं, वहाँ के लोग उग्र प्रवृत्ति के होते हैं, निरंकुशता को अपनाते हैं। तो अगर उस क्षेत्र की जलवायु गर्म होगी तो वहाँ की राजनीतिक संस्कृति भी गर्म ही उत्पन्न होगी। ठीक है। और अगर किसी क्षेत्र की जलवायु सम होगी, मतलब ना गर्म ना ठंडी, तो वहाँ जो राजनीतिक संस्कृति उत्पन्न होगी वो कैसी होगी? सम, मिली जुली। ठीक है। तो जलवायु भौगोलिक परिस्थिति भी काफी हद तक राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करती है। सामाजिक आर्थिक परिवेश जैसा समाज होगा वैसे ही संस्कृति होती है। या आपने भी देखा, हमारे यहाँ देख लो आप, अपने यहाँ अनेक भिन्न भिन्न जातियाँ हैं, तो भिन्न भिन्न जातियों की भिन्न भिन्न संस्कृति होती है कि नहीं होती है? होती है ना। जैसे उसका परिवेश, गाँव का परिवेश अलग होता है, उनका जो व्यापार आर्थिक क्रिया है वो अलग होती है। तो जैसे जैसे जहाँ के सामाजिक और आर्थिक परिवेश होगा, वैसे वैसे वहाँ की राजनीतिक संस्कृति भी उससे प्रभावित होती है, उसका निर्धारण करती है। विचारधाराएं जैसे कि उदारवाद, समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद, ये जो विचारधारा है, जिस देश की जैसी विचारधारा होगी वैसे ही वहाँ की राजनीतिक संस्कृति का विकास होगा। क्लियर। और अन्य जिसमें मीडिया है, संस्कृति है, राजनीतिक दल है, प्रेस है, शिक्षा का स्तर है, भाषा है, यह अन्य तत्व। कौन कौन सा? शिक्षा का स्तर, भाषा, प्रेस, मीडिया, ये वो तत्व जो राजनीतिक संस्कृति का निर्धारण करते हैं कि जहाँ शिक्षा का स्तर अधिक होगा वहाँ राजनीतिक संस्कृति अधिक होगी, जहाँ शिक्षा का स्तर कम होगा वहाँ राजनीतिक संस्कृति की पनपने की संभावना निम्न होगी। पनपेगी, लेकिन वो जो राजनीतिक संस्कृति उच्च विचारों वाली होनी चाहिए वो नहीं होगी। उच्च विचारों वाली राजनीतिक संस्कृति कहाँ होगी? जहाँ शिक्षा का स्तर बहुत अधिक व्यापक होगा, उन जगह। भाषा, शिक्षा, मीडिया भी काफी हद तक राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करती है। जैसे जैसे मीडिया अपने विचारों को रखती है, वैसे ही लोग उन विचारों को सुनते हैं, देखते हैं और अपनाते हैं। जब उन विचारों को सुनते देखते उनका प्रभाव पड़ता है मीडिया का प्रभाव जब जनता पर पड़ता है तो राजनीतिक व्यवस्था के प्रति वो कैसी प्रतिक्रिया अपनाते हैं, जिससे राजनीतिक संस्कृति का निर्धारण होता है। अब हम इसका अपना टॉपिक लेते हैं, जिससे निर्धारण तक मैं समझता हूँ आपको आगे होंगे समझ। राजनीतिक संस्कृति की विशेषता। एक समन्वयकारी स्वरूप, समन्वयकारी स्वरूप। दूसरी है गतिशीलता, तीसरी है नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण, नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण। चौथी है अमूर्त स्वरूप, ये इसकी है। अब पहली बात करें हम समन्वय का। इसके उदाहरण के रूप में देखो कि राजनीतिक संस्कृति समन्वय करती है, आपस में मिलाती है। आप, ये आप हो, ये आपके दादाजी थे, ये आपके पिता हैं,
ठीक है, बीच में आप ऐसी स्थिति में क्या करें, आपकी जो दादाजी की संस्कृति है वो अलग है, आपके पिता की संस्कृति अलग है और आपकी संस्कृति अलग है, तीनों की संस्कृति अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। आपके दादाजी को मंदिर जाना और धोती कुर्ता पहनना पसंद है, आपके पापा जी को कुर्ते पजामा पहनना पसंद है और आपको नए जमाने के कपड़े पहनना पसंद है। आपको मंदिर जाना पसंद नहीं है, पूजा पाठ करना पसंद नहीं है और आपके दादाजी को और आपके पापा को आपका जो नई कल्चर है वो पसंद नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप कुछ हद तक अपने दादाजी की बातें माने, अपने पापा की बातें माने और कुछ हद तक आपकी बातों को आपके दादाजी और पिताजी माने, तो वो क्या होता है कि समन्वय हो जाता है। आप अपने दादाजी से कहें कि दादाजी जो एंड्रॉइड में मोबाइल है वो ऐसे चलता है, उनको सिखाएं, तो नई संस्कृति समावेश होंगे। आपके दादाजी आपको मंदिर लेके जाए, आपकी पूजा पाठ कराए, तो आप मंदिर के प्रति धार्मिक प्रति आस्था बढ़ेगी, आपकी बढ़ेगी। आपके दादाजी को आपकी संस्कृति या जो आपके आचार विचार उनको जानने का मौका मिलेगा मोबाइल से या पहनावे से, तो दोनों में जब समन्वय हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, समन्वयकारी स्वरूप। तो राजनीतिक संस्कृति क्या है, एक समन्वयकारी स्वरूप है। गतिशीलता का मतलब है कि जो विचार है, जो राजनीतिक संस्कृति है वो स्थिर नहीं है, हमेशा समय के अनुसार, पर्यावरण के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। तो ये निरंतर बढ़ती रहती है, परिवर्तित होती रहती है, परिवर्तन होता रहता है, तो ये गतिशील है, स्थिर नहीं है। नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण, ये कहना चाह रहा है कि राजनीतिक संस्कृति में नैतिक मूल्यों के समर्थन की जरूरत होती है। नैतिक मूल्य अपने जैसे करुणा, प्रेम, दया, ये जो नैतिक मूल्य है उनके प्रति समर्पित होती है। अगर ये व्यक्ति में है तो राजनीतिक संस्कृति अपने आप एक उच्च स्तर की स्थापित हो जाएगी। ठीक है, अब है अमर सूत्र। जब जनता राज के प्रति अपना आक्रोश उत्पन्न करती है तो राज के किसी भी कानूनी कार्य के फलस्वरूप होता है। मान लो हम अमूर्त स्वरूप कहते हैं, ये जनता है और ये सरकार है, जनता और सरकार है। जब सरकार ने हमारे लिए कोई भी कानून बनाया, ये कानून जनता के लिए अच्छे नहीं है, तो जनता क्या करेगी, इनके प्रति आक्रोश उत्पन्न करेगी, सरकार के विरुद्ध या राज्य के विरुद्ध। ये जब जनता आक्रोश, तो अपनी मानसिक स्थिति, उस स्थिति में सरकार जनता की जो मानसिक स्थिति है उसको भाप नहीं पाती, उसको पहचान नहीं पाती कि जनता कब क्या कर रही है, जनता कब क्या कर रही है, तो उसे हम अमूर्त स्वरूप कहते हैं कि राजनीतिक संस्कृति को यहाँ पहचाना नहीं जाता है कि कब राजनीतिक संस्कृति बदल जाए, कब वो गतिशील हो जाए। उदाहरण के रूप में अभी 2008 में गुर्जर आंदोलन हुआ, तो सरकार को ये पता सरकार के विरुद्ध हुआ, या अभी थोड़े दिन पहले SC/ST एक्ट में परिवर्तन किया गया, तो इस समुदाय ने आंदोलन किया, तो सरकार इसके जनता की जो भावना है उनको समझ नहीं पाई। जब समझ नहीं पाते तो जनता की जो इच्छा है वो एकदम से फूट पड़ती है, तो वो अमूर्त स्वरूप होता है। ये आज हमने यहाँ पे पढ़ा संस्कृति की विशेषताएं और उसके निर्धारण तर्क और उसका अर्थ। अगले चैप्टर में मैं आपको संस्कृति के प्रकार बताऊंगा।